हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल। मैं मेकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। गृह विज्ञान MA फाइनल। दृश्य सामग्री की सीमाएं हैं। दृश्य सामग्री की सीमाएं निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। उद्देश्य: हमारे मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे दर्शकों का संबंधित क्या आवश्यक बिंदु और हमारे दर्शकों के सीखने में कौन कौन सी बाधाएं हैं। नंबर 2, दर्शक कौन है, वे क्या चाहते और वे कहाँ हैं। इसका मतलब है कि दर्शक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है और कहाँ जाना चाहता है और क्या करना चाहता है। नंबर 3, मीडिया। शिक्षण में किसी विशिष्ट कार्य हेतु कोई मीडिया की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी मशीन के विभिन्न भागों के विचारों को बताना चाहते हैं तो हमें मॉडल के उपयोग प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हमें उसकी कार्य विधि को दिखाता है तो इसमें कई तत्व तो हमें चित्रों, चार्ट्स, स्लाइड्स का उपयोग करना चाहते हैं। किंतु यदि हम उड़ती हुई चिड़िया को गतिशील ट्रैक्टर दिखाना चाहते हैं तो हमें फिल्म का उपयोग करना चाहिए। अतः हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमारे दर्शकों को अच्छे तरीके से शिक्षित करने में कौन सी सामग्री सहायक होगी। ये निर्णय भी साथ में लेना चाहिए कि एक सामग्री उपयोग में लानी चाहिए और ये एक अधिक सामग्रियों के सहयोग के उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, साधन। सामग्री के उपयोग में योजना बनाते समय हमें अपने वित्तीय साधनों को देखना चाहिए। यह इन सामग्रियों का उपयोग करने हेतु उपकरण सुविधाओं के बारे में विचार करना चाहिए। यदि हमारे पास फिल्म प्रोजेक्टर है किंतु गांव में बिजली जनरेटर नहीं, यहाँ वहाँ उपयोगी नहीं होगा। नंबर 5, तकनीकी। फोटोग्राफ लेते समय केवल कैमरे के उपयोग की तकनीक को जानना आवश्यक नहीं है, वरना साथ ही जो चित्र हमें लेना उसकी दिशा, दूरी और वस्तु का मुँह भी देखना आवश्यक होता है। जब हम स्लाइड्स के लिए फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो ये ध्यान रखना आवश्यक होती है कि प्रत्येक स्लाइड से हमें दिखाना है। नंबर 6, तैयार करना। अधिकांश दृश्य साधनों को तैयार करने के लिए उस विशेष सामग्री का गहन अध्ययन करना आवश्यक है जिस पर हम दृश्य साधन तैयार करने जा रहे हैं। विभिन्न दृश्य साधनों को संदेश के विभिन्न उपचार की आवश्यकता होती है। हमें संदेश प्रस्तुत करने के लिए उस तरीके को ढूंढना होता है जिससे दर्शक आसानी से उस संदेश तक समझ सके। एक उत्तम रूपरेखा हेतु चित्र, फोटोग्राफ के शब्दों एवं रंगों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखने की वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ स्थानीय रुचि, तकनीक, शुद्धता, विचारों के क्रम को वैधानिक क्रम के लिए उपयोग साधनों का रिहर्सल एवं प्रसार प्रक्रिया के दृश्य साधन की उपयोगिता पर विश्वास रखना चाहिए। साक्षी सिंह यूट्यूबर, लाइक और सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम नियोजन के प्रसार का महत्व। निम्नलिखित कार्यक्रम के नियोजन भारतवर्ष में जैसे विकसित देश और अधिक से अधिक जहां की सीमित साधनों के लिए निश्चित समय बहुत ज़्यादा प्राप्त करता है। मानवीय प्रतिक्रिया, चाहे वह घर से संबंध रखने वाला हो या किसी अन्य से सफल बनाने के लिए कार्यक्रम नियोजन होना आवश्यक है। प्रसार एवं मानवीय, जिससे मनुष्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस कारण प्रसार भी सफल के लिए प्रसार के कार्यक्रम का नियोजन होना आवश्यक है। इस सत्य के साथ साथ गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों का प्रसार कार्यों के नियोजन आवश्यक है। प्रसार के लिए द्वारा मनुष्यों के व्यवहार के परिवर्तन लाना आवश्यक है जिससे विकास की गति। इसके लिए आवश्यक है कि प्रसार के कार्यों का नियोजन किया जाए जिससे आवश्यक है सभी परिवर्तन विकास की दिशा में हो सके। नंबर 2, प्रसार के कार्य स्थानीय साधनों तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जिससे साधनों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठीक प्रकार के उपयोग के जबकि प्रसार के कार्यक्रम का ठीक इस प्रकार नियोजन किया जाए। प्रसार के कार्य को सफल बनाने के लिए मनुष्य को स्वयं उनके वातावरण द्वारा निर्मित संस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। इन तथ्यों को ठीक प्रकार के अध्ययन के लिए प्रसार के कार्यक्रम ठीक प्रकार के आवश्यक है। प्रसार का कार्य विभिन्न कार्यकर्ताओं, नेताओं के सहयोग पर निर्भर करता है जिससे ताकि अन्य सरकार के सहयोग प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह विस्तार पूर्वक कार्य की नहीं होती। जबकि किसी
कार्यक्रम संबंध में नहीं समझाया जा सकता। कार्यक्रम का नियोजन आवश्यक है। प्रसार कार्य लगातार होने वाला क्रम की इसका सफलता के लिए आवश्यकता कि इसका समय समय पर मूल्यांकन के कार्य नियोजन द्वारा ही ठीक कर सकता है। नंबर 7, प्रसार कार्य एक शिक्षण पद्धति जिसमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसके शिक्षण कार्य की सफलता शिक्षा के लिए नियोजन होना आवश्यक है। कार्यक्रम नियोजन के कार्य सुगमता पूर्ण हो जाता है। यह निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए दिग्दर्शन देता है। इसके लिए द्वारा कार्यों में संतुलित प्रगति होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत संपर्क जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है। इस हेतु खेत तथा घरों पर भेंट की जा सकती है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रत्यक्ष संपर्क हेतु। नंबर 2, व्यक्तियों की प्रेरणा को प्रोत्साहन देने हेतु। नंबर 3, कार्यक्रम की प्रगति देने हेतु। नंबर 4, व्यक्ति या ग्राम की समस्याओं पर विचार विनिमय हेतु। नंबर 5, व्यक्तियों के अच्छे संबंध बनाने हेतु। नंबर 6, व्यक्तियों के सहयोग प्राप्त करने हेतु। नंबर 7, उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु। ध्यान रखने योग्य बातें, वार्तालाप व्यक्ति की रुचि के अनुकूल हो। नंबर 2, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। नंबर 3, शिष्टाचार की मर्यादा और प्रतिष्ठा का ध्यान में रखकर सहानुभूति बातचीत करनी चाहिए। उसे एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। वार्तालाप की भाषा सरल हो। कार्यकर्ता की अपनी योग्यता का अधिक प्रदर्शन करना चाहिए। प्रसार नंबर 4, प्रसार कार्यकर्ता को अपना भेंट करने वाले व्यक्ति दोनों के समय का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, व्यक्ति की बातों को ध्यान सुनना चाहिए। गलत बातों पर एकदम विरोध नहीं करना चाहिए, न उसे मानना चाहिए। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से गलत बातों को काट करनी चाहिए। नंबर 1, निश्चित रूप बनाकर संपर्क करना चाहिए। वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मित्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। व्यक्ति को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। रोचक विषय की बातचीत प्रारंभ करनी चाहिए। भेंट की पूरी जानकारी कार्यकर्ता के पास होनी चाहिए, जिससे कार्यक्रम के बारे में जिस प्रकार से दिया गया है उसे प्रचार और प्रसार की नीति कहते हैं।